6 जून 2024 वो दिन जिसे कोई भी पाकिस्तानी फैन कभी नहीं भूल सकता। उस दिन डैलस के ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम में पाकिस्तान को किसी भी आईसीसी इवेंट की सबसे एम्बैरेसिंग हार का सामना करना पड़ा था, जब यूएसए की टीम ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में कंफर्टेबली हरा दिया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि एक स्टार स्टडी लाइनअप के होते हुए पाकिस्तान उन प्लेयर्स के हाथों मैच हार जाएगा जो कि प्रोफेशनल क्रिकेटर्स भी नहीं थे। ये एक मैच की हार भी काफी नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान को मुसलसल उस वर्ल्ड कप में ह्यूमिलेशन ही फेस करना पड़ी। कई इस मैच की हार का जिम्मेदार मोहम्मद आमिर को ठहराते हैं कि सुपर ओवर में उन्होंने 19 रन कंसीड किए थे, लेकिन वहीं कुछ हारिस रऊफ बाबर आजम को भी ब्लेम करते हैं कि कैसे 3 पर 10 डिफेंड नहीं हुए और क्यों इतनी स्लो इनिंग खेली। और जब ऐसी डिजास्टर परफॉर्मेंस सामने आती है तो फिर किसी एक प्लेयर को ब्लेम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आखिर किसकी गलती की वजह से पाकिस्तान वो मैच हारा और जिसके बाद फिर पूरी टी20 साइड को ही चेंज करना पड़ा। 2024 का टी20 वर्ल्ड कप जो कि यूएसए में होस्ट किया गया था, और ये ऐसा पहली बार हो रहा था जब क्रिकेट मेन स्ट्रीम लेवल पर यूएसए में पहुंची और एक पूरा आईसीसी इवेंट वहां ऑर्गेनाइज किया गया। इस वर्ल्ड कप में लास्ट टी20 वर्ल्ड कप की निस्बत टीम्स भी एक्सपैंड होकर 12 से 20 कर दी गई थी, यानी कि एक बड़ा टूर्नामेंट था जिसमें पहली बार छोटी टीम्स को खुलकर अपनी एबिलिटीज दिखाने का मौका मिला। इन 20 टीमों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और पाकिस्तान था ग्रुप ए में, और साथ इंडिया, यूएसए, आयरलैंड और कनाडा की टीम्स भी उसी ग्रुप का हिस्सा थी। और 2 जून 2024 से इस वर्ल्ड कप का आगाज हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान की कैंपेन स्टार्ट होती है 6 जून 2024 से। पाकिस्तान ने अपना पहला मैच ही खेलना था होस्ट टीम यूएसए के अगेंस्ट। डैलस की खूबसूरत सुबह थी, लोग हैप्पीली स्टेडियम में एंटर हो रहे थे टीम को सपोर्ट करने, और यही माइंड में था कि इजी मैच है तो जीत ही जाएंगे। इस मैच का टॉस जीतकर यूएसए की टीम फील्डिंग का डिसाइड करती है। पाकिस्तान की तरफ से बाबर और रिजवान ओपनिंग करने आते हैं, लेकिन दूसरे ओवर में ही मोहम्मद रिजवान 9 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद उस्मान खान भी चीपली अपनी विकेट लूज कर देते हैं। लेकिन फिर फखर जमान, जिन्होंने आकर इंटेंट दिखाया और प्रेशर को वापस से यूएसए के बॉलर्स पर डालना चाहा, लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाती और वो भी एक गलत शॉट खेलकर आउट हो गए। 4.3 ओवर्स के बाद पाकिस्तान का स्कोर था 26 for 3, यानी अर्ली ऑन ही प्रेशर डल चुका था। जिसके बाद फिर इस मोमेंट पर बैटिंग करने आते हैं शादाब खान, जो कि बाबर आजम के साथ खड़े होकर दोबारा से पाकिस्तान की इनिंग बिल्ड करते हैं। यहाँ शादाब की इनिंग काफी ब्रिलियंट थी। उनके 25 गेंदों पर किए गए 40 रन काफी क्रूशल साबित हुए पाकिस्तान के उस टोटल में, जिस इनिंग में 3 छक्के और 1 चौका भी शामिल था। लेकिन यहीं से 2 नजरियात भी सामने आ जाते हैं। एक तरफ जहां शादाब खान की बैटिंग फेयरलेस थी, छक्के चौके लगाकर एक अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, लेकिन वहीं दूसरे एंड पर बाबर आजम, जो कि टीम के सबसे सीनियर प्लेयर थे, डॉट बॉल्स पर डॉट बॉल्स खेले जा रहे थे। माना कि पिच मुश्किल थी, पहले 4 ओवर्स के अंदर ही 3 विकेट्स भी गिर चुकी थी, तो इनिंग को रीबिल्ड करने के लिए क्रीज पर खड़े होना जरूरी था। लेकिन अगर सेटल होने के बाद भी टी20 में 16वें ओवर में जाकर अगर आपके नंबर्स ये होंगे तो एज अ सीनियर मोस्ट प्लेयर आप फेल हो गए हो। दिस इनिंग इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। 98 पर जाकर शादाब खान आउट हुए, जिसके बाद आजम खान, आई डोंट नो व्हाई, वो टीम में ही क्यों थे, गॉट आउट फॉर अ डक एंड पाकिस्तान वाज स्ट्रगलिंग एट 98 for 5। अभी भी 7 ओवर्स बचे थे, लेकिन तब लोअर ऑर्डर भी फेल हो जाता है, जिसके बाद फिर एंड पर शाहीन अफरीदी 16 गेंदों पर 23 रन का कैमियो खेल जाते हैं, जिसने टीम का टोटल 159 कर दिया था, वरना उस दिन हालात तो 140 वाले भी नहीं थे। इसके जवाब में यूएसए की टीम टारगेट चेस करने आती है। अब 160 कोई बुरा टारगेट तो नहीं है, और वो भी यूएसए के खिलाफ, जबकि हमारे पास तो बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है। यानी अभी भी सभी फैंस की एक्सपेक्टेशंस काफी हाई थे कि हम ये मैच जीत जाएंगे, लेकिन जब यूएसए के बैटर्स ने खेलना शुरू किया तो ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ये मिनोस हैं। और बाय द वे, मुझे उन्हें मिनोस कहना भी नहीं चाहिए, बिकॉज द वे दे रिस्ट्रिक्टेड पाकिस्तानी टीम एट जस्ट 159 रन्स वाज एब्सोल्यूट ब्यूटीफुल। वरना इसी ग्राउंड में इससे पहले कनाडा 194 रन्स बना चुकी थी। बहरहाल शुरू से ही यूएसए की टीम ने पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेंस कायम रखी और सेंसिबल क्रिकेट खेलते हुए 12 ओवर्स के बाद यूएसए की टीम 86 for 1 पर खड़ी थी। यहाँ तक तो यूएसए ने पाकिस्तान को कोई चांस नहीं दिया मैच में वापस
वापस आने का। लेकिन फिर 13वें ओवर में आकर हारिस रऊफ फाइनली दूसरा ब्रेक थ्रू दिलवाने में कामयाब रहे, जिसके बाद आमिर के अगले ओवर में एक कोर्ट सेट बैट्समैन की विकेट गिर जाती है और इस मोमेंट पर आकर स्टैक्स पाकिस्तान के फेवर में आने लगते हैं। आफ्टर 15 ओवर्स यूएसए का टोटल 115 फॉर 3 हो चुका था। लेकिन फिर इनिंग का 16वां ओवर जो कि शादाब खान ने करवाया एक लूज ओवर जाता है जिसमें 11 रन लग गए। बट देन आफ्टर नसीम और शाहीन के नेक्स्ट 2 टाइट ओवर्स के बाद मैच इस सिचुएशन पर आ जाता है कि जिसमें यूएसए को जीतने के लिए 12 गेंदों पर 21 रन बनाने थे, जिसके बाद इस मैच का सबसे क्रूशियल ओवर दिया गया मोहम्मद आमिर को, जो कि उस इनिंग का बेस्ट ओवर भी प्रूव हुआ। और मोहम्मद आमिर ने उस सेकंड लास्ट ओवर में सिर्फ 6 रन कंसीड किए और जब फाइनल ओवर हारिस रऊफ को मिला था तो स्कोर कार्ड पर 15 रन आ रहे थे जो हारिस ने डिफेंड करने थे, जिसमें से पहली 3 बॉल्स तो ऑन द मनी थी, सिर्फ 3 पर 3 बने। लेकिन फिर अगली 3 डिलीवरीज में जो हुआ वो किसी भी पाकिस्तानी फैन ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ओवर की चौथी बॉल बाउंड्री के बाहर गिरती है, 5वीं पर सिंगल होती है और लास्ट बॉल पर जब 5 रन रह गए थे वहां चौका लग जाता है और मैच टाई हो जाता है। अब ये मोमेंट सुनने में ही काफी वेird लगता है। मैं ये मैच लाइव देख रहा था एंड आई वाज लाइक ये क्या हुआ है। यानी जिस बॉलर का 3-4 साल से रोल ही यही है कि उसने आकर आखिरी ओवर करवाना है और हाँ ये भी मान लिया कि वो रन्स लीक करता है, लेकिन एक ऐसी टीम के खिलाफ 15 रन्स ना डिफेंड कर पाना जिसके प्लेयर्स प्रोफेशनल क्रिकेटर्स भी नहीं थे, सच में उस टाइम बहुत बड़ी ह्यूमिलेशन थी और एक जीते हुए मैच को सुपर ओवर में कन्वर्ट करवा दिया गया। और इसके बाद सुपर ओवर में जो हुआ वो तो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल था। यानी एज अ फैन वो मैच मेरे लिए एक ट्रॉमा था। अभी भी मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो मुझे हॉन्ट कर रही है। यानी समझ ही नहीं आ रहा था कि उस सुपर ओवर में हो क्या रहा है। प्लेयर्स इतने पैनिक हुए हुए थे, वाइड्स करवाई जा रही थी, स्टंप्स के पीछे कीपर से बॉल नहीं पकड़ी जा रही थी जिसकी वजह से वाइड्स में भी एक्स्ट्रा रन्स बन रहे थे। फील्डर्स इतने बेजान थे कि जहां सिर्फ सिंगल होनी थी यूएसए के बैटर्स वहां हंसकर डबल ले रहे थे। दैट वाज सो ऑफुल टू वॉच। इवन कमेंटेटर्स भी वहां बैठे हुए हैरान थे कि ये टीम कर क्या रही है। एंड इन दी एंड उस ओवर में 19 रन्स लग जाते हैं जिसे सुपर ओवर में चेस करना वैसे ही इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन जो एक उम्मीद उस टाइम पर बन सकती थी वहां भी मैनेजमेंट ने ब्लंडर कर दिया और वो ये कि उस सुपर ओवर में जिनको भेजा गया वो थे फखर जमान और इफ्तिखार अहमद। अब चूंकि जिस बॉलर ने वो ओवर करवाना था ही वाज लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम, तो होता ये कि उस लेफ्ट आर्मर को फखर जमान खेल दे, लेकिन पता नहीं मैनेजमेंट क्या बताकर भेजती है कि फखर जमान स्ट्राइकिंग एंड पर आते ही नहीं है, जबकि उस पूरे मैच में दिख रहा था कि राइट हैंडर्स के लिए लेफ्ट आर्म बॉलर को खेलना मुश्किल हुआ था। लेकिन फिर भी इफ्तिखार अहमद ही स्ट्राइक लेते हैं और हद ये कि उस पूरे स्क्वाड में जो सबसे क्लीन हिटर था यानी फखर जमान, उन्हें उस सुपर ओवर की एक बॉल भी खेलने का मौका नहीं मिला। एंड इन दी एंड पाकिस्तान सिर्फ 13 रन ही बना सका और यूएसए की टीम ने पाकिस्तान को शर्मनाक तरीके से हरा दिया। फैंस की सांसें थम सी गई थी, पूरी दुनिया शौक थी और सबका सवाल था कि इस ह्यूमिलेशन का रिस्पॉन्सिबल कौन है। अब जब भी कभी ऐसा हादसा होता है तो उसमें किसी इंडिविजुअल की गलती नहीं होती बल्कि ग्रुप ऑफ फेलियर्स की वजह से, वहाँ फिर वो मैनेजमेंट की जानिब से हो या फिर प्लेयर्स की तरफ से। लेकिन वहीं आज सोशल मीडिया पर इस मैच को लेकर एक अलग हेट ही चल रही है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ, क्योंकि एक ग्रुप इस शर्मनाक हार का पूरा कसूरवार मोहम्मद आमिर को ठहराता है जबकि दूसरा बाबर आजम की स्लो बैटिंग को। लेकिन ये मसला इससे बढ़कर है, सो लेट्स टॉक ऑन इट। रीजंस पर बात करने से पहले इस वर्ल्ड कप के थोड़ा बैकग्राउंड को देख लेते हैं। आज भी याद है उस वर्ल्ड कप से पहले जो एक पूरा ड्रामा खड़ा हुआ, जिस तरह से फैसले किए गए, चेयरमैन बदले, कोचेस बदले, प्लेयर्स को इन एंड आउट किया गया, वो भी सिर्फ 2 वर्ल्ड कप के दरमियान के पीरियड में, जो कि रफली सिर्फ 7 मंथ्स ही बनते हैं। इस सब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक कॉमेडी बोर्ड बनाया हुआ था। जब उस टाइम पर मामला ही संजीदगी के साथ नहीं हो रहे थे तो भला फिर टीम भी कैसे परफॉर्म करती। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इफ यू वांट टू विन ट्रॉफीज तो आपकी फर्स्ट प्लानिंग क्या होगी? यही ना कि वर्ल्ड कप आने से पहले जितना भी टाइम होगा उसमें आप एक प्लेयर्स ऑफ पूल को नॉमिनेट करोगे जिसको आपने उस टाइम पीरियड के अंदर खिलाना है और फिर उन्हें प्रॉपर चांसेस देकर उन प्लेयर्स में से आप एक सूटेबल प्लेइंग 11 बनाओगे इंक्लूडिंग बैकअप्स जो कि उस वर्ल्ड कप में खेलेंगे। ये एक शॉर्ट सी डेफिनेशन है लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। लेकिन इसी चीज की कमी हमेशा से ही इस टीम के साथ रही है कि जब भी कोई वर्ल्ड कप आता है तो ये टीम ब्लंडर्स करती ही करती है और प्रॉपर एक प्लानिंग के बजाय इन दी एंड आउट ऑफ नोवेयर कुछ ऐसे प्लेयर्स टीम में आ ही जाते हैं जिनको किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता। और यही सेम चीज इस वर्ल्ड कप में भी हुई। 2023 के वर्ल्ड कप के बाद जब टीम डिक्लाइन में थी तो बजाय कि हम यंगस्टर्स की तरफ जाते, मैनेजमेंट पैनिक मोड में आकर 2 ऐसे प्लेयर्स को वापस टीम में ले आती है जो अपने इंटरनेशनल करियर को अलविदा कह चुके थे। और ऊपर से उस वर्ल्ड कप का स्क्वाड इतना इम्बैलेंस होता है कि उसमें 5-5 ओपनर्स खेल रहे थे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, उस्मान खान एंड साइम अयूब। इससे हमारा टॉप ऑर्डर तो ऑन
पेपर स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन मिडिल ऑर्डर का कोई प्रॉपर बैट्समैन मौजूद ही नहीं था और हम रिलाय भी कर रहे थे तो किसके ऊपर? शादाब खान, आजम खान एंड इफ्तिखार अहमद, और उनमें भी शादाब खान ही सिर्फ एक बैट्समैन थे। एंड स्क्वाड की सिलेक्शन भी इतनी अनजस्टिफाइड थी जिसमें आजम खान और रिटायर्ड हुए प्लेयर्स की तो जगह बन जाती है, लेकिन उसमें डिजर्विंग प्लेयर्स लाइक मोहम्मद हारिस और वसीम जूनियर को इग्नोर कर दिया जाता है। यानी इस पूरे वर्ल्ड कप के डिजास्टर के पीछे मैनेजमेंट का भी बड़ा रोल था। और अब बात करते हैं कि चलो जो भी सिलेक्शन हुई एक टीम बन गई, लेकिन उस मैच में प्लेयर्स ने ऐसा क्या किया कि हमें ऐसी शर्मनाक हार से दो चार होना पड़ा। आज सिर्फ इसी के ऊपर डिबेट हो रही है कि मोहम्मद आमिर ने सुपर ओवर में जो 19 रन कंसीड किए थे, बस उसी की वजह से वो मैच हारे थे। अब इस हार का जिम्मेदार किसी एक प्लेयर को ठहराया नहीं जा सकता, इसमें सभी प्लेयर्स की कंट्रीब्यूशन थी जिसकी वजह से हमें वो दिन देखना पड़ा। यानी मैच के स्टार्ट से ही चीजें पाकिस्तान के फेवर में बिल्कुल नहीं थी। टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है, जिसके बाद शादाब आकर इंटेंट तो दिखाते हैं, लेकिन दूसरे एंड पर बाबर आजम की स्लो इनिंग्स जिसमें उन्होंने एक T20 गेम में 43 बॉल्स पर 44 रन स्कोर किए और 19 तो सिर्फ डॉट बॉल्स खेल गए वो। अगर बाबर वहां कम डॉट्स खेलते और बैटिंग भी थोड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से करते तो 160 से एक बेटर टोटल सेट हो सकता था, लेकिन एज अ सीनियर मोस्ट प्लेयर वो वैसा नहीं कर पाए और बड़े टोटल का वैसे ही प्रेशर होता है। तो चलो ये एज तो पाकिस्तान के पास आ जाता। जिसके बाद नंबर 4 और 5 पर तो वो प्लेयर्स थे जो कि इस टीम में खेलना ही डिजर्व नहीं करते थे। एंड आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट्स पाकिस्तान यूएसए को 160 का टारगेट सेट करके देता है, लेकिन जहां टीम असल एक्सपोज हुई वो थी बॉलिंग। उस दिन तो पाकिस्तान की ओवर हाइप्ड बॉलिंग को यूएसए की टीम ने एक्सपोज कर दिया था, लेकिन फिर यूएसए के अच्छे स्टार्ट के बाद जब 20 के ओवर्स में बॉलर्स ने मैच कंट्रोल किया था और एंड पर ये सिचुएशन आ गई थी कि 12 गेंदों पर 21 रन रह गए थे और वो लोग जो सिर्फ आमिर को ही इस हार पर ब्लेम करते हैं, इसी क्रूशियल टाइम में मोहम्मद आमिर ने उस इनिंग का बेस्ट ओवर डाला था और मैच को सेट करके दे दिया। जिसके बाद हारिस रऊफ ने 15 रन डिफेंड करने थे जो वो नहीं कर पाए और इसी लास्ट ओवर में शाहीन अफरीदी सेकंड बॉल पर एरन जोन्स का कैच ड्रॉप कर देते हैं, जिसके बाद हारिस को 2 बाउंड्रीज लग गई और मैच सुपर ओवर तक चला गया। और सुपर ओवर में तो आकर वैसे ही पाकिस्तानी टीम ने अपनी नर्व्स खो दी थी और जितनी स्ट्रगल टीम ने पहली इनिंग में बैटिंग करते हुए की थी, ये पॉसिबल ही नहीं था कि पाकिस्तान सुपर ओवर में मैच जीत पाता। इन शॉर्ट इट वाज द कलेक्टिव फेलियर ऑफ द टीम। पाकिस्तान ने उस दिन तीनों डिपार्टमेंट्स में लैग किया था। सबसे पहले तो बैटिंग में 20-25 रन शॉर्ट बने, फिर स्टार्टिंग से ही पुअर बॉलिंग डिस्प्ले दिया, लेकिन फिर एंड पर जाकर जब बॉलर्स ने मैच कंट्रोल कर लिया था तब हारिस रऊफ 15 रन डिफेंड नहीं कर पाए और फील्डिंग भी उस दिन बहुत खराब रही। पहले शाहीन के हाथों एरन जोन्स का कैच ड्रॉप जो कि टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और उसके बाद जो ड्रामा सुपर ओवर में हुआ जिसकी वजह से ही तो उस ओवर में 19 रन लग गए। पता चल रहा था कि प्लेयर्स कितने लॉस थे। ये सिर्फ उस मैच की कहानी नहीं थी, बल्कि वो पूरा वर्ल्ड कप ही पाकिस्तान ने इसी मेंटेलिटी के साथ खेला था। वेल अब जो होना था वो हो गया और हम सिर्फ यही बात कर सकते हैं कि क्या होता अगर हारिस वो 15 रन डिफेंड कर लेते, शाहीन से वो कैच ड्रॉप ना होता और आमिर 19 रन कंसीड ना करते, और क्या ही होता अगर कप्तानी उस वर्ल्ड कप से पहले शाहीन से लेकर बस अब हम यही कर सकते हैं कि जो मिस्टेक्स हमने पास में की उनसे हम सीखें और इन फ्यूचर वो हमसे दोबारा ना हो। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग क्रिकेट डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी, सो डू मेक श्योर टू चेक देम आउट।